ये सेकंड पार्ट है 10th के सोशल स्टडी का, सामाजिक अध्ययन का, एनसीईआरटी की बुक का। ठीक है, देखिए हम लोगों के यूपी बोर्ड वगैरह में पढ़ाया जाता था सोशल साइंस, एनसीईआरटी पैटर्न में पढ़ाया जाता है सोशल स्टडीज़। ठीक है ना, दोनों में अंतर इतना है, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। जो कंपटीशन वगैरह में होता है समाज का अध्ययन पूरा, उसमें सारे पार्ट आ जाते हैं, उसको सोशल स्टडीज़ बोलते हैं। एसएसटी शॉर्ट में आपने सुना होगा कई क्लासों में, इंग्लिश मीडियम वगैरह में। और जबकि यही हम लोगों में जो हिंदी मीडियम में सोशल साइंस होता है कि समाज का विज्ञान पढ़ाया जाता है, समाज में किस वैज्ञानिक ढंग से कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, इसका हम लोग पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास कर रहे थे। ठीक है, आइए उसके बाद भूगोल में हम लोग और आगे, हम लोग जहाँ तक पढ़ गए थे उसके बाद आते हैं हम लोग, आइए आगे चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया था, हम लोगों ने संसाधन के प्रकार कर लिए थे। फिर सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, है ना। आइए इसके बाद राष्ट्रीय संसाधन पे भी चर्चा कर ली थी, महासागर वाला 22, है ना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पे भी चर्चा हुई थी कि 200 समुद्री मील पे जाने वाली बात, है ना। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। ये बात भी हम लोग कर चुके थे ना। अब विकास स्तर पर ही हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं इस पे कि विकास स्तर के आधार पर अगर बांटते हैं हम लोग संसाधन को, तो कौन से एक संभावी साधन होते हैं। कौन से संभावी साधन। अब संभावी साधन है क्या, तो ये वे साधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं। कौन से, जो प्रदेश में होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर आप क्या ले सकते हो, जैसे भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर जैसे राजस्थान और गुजरात में है, तो पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। वहाँ खूब हवाएं चलती हैं। ठीक है, रेत की वजह से गर्म हो जाती है, हवा ऊपर उठती है तो खूब हवाएं चलती हैं। अब इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है, तो ये ऐसे संसाधन हैं जिनका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है और हो रहा है, निरंतर इनमें विकास चल रहा है। इसीलिए संभावी संसाधन, यानी जो आज के आने वाले समय में हो सकते हैं संसाधन। ठीक है ना, समझ गए होगे आप कि संभावी संसाधन का क्या मतलब है। ठीक है, ये विकास के आधार पर है। जैसे जैसे डेवलप करेगा कंट्री कोई भी, तो वहाँ के संसाधन नए नए बनते जाते हैं, जो वहाँ पड़े हुए हैं अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है उनका। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम लोग, संभावी के बाद दूसरा था विकसित संसाधन, यानी जिनका पहले से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, वो संसाधन कम से हो गए आपके विकसित संसाधन होगा। तो विकसित संसाधन में आपके आते हैं जैसे वे साधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। अब जैसे बहुत सारे आपको पहले से ही डिसाइड कर दिए गए हैं ना कि इसका ये उपयोग है ना, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, विकसित संसाधन। अब जैसे पहाड़ हैं बड़े बड़े, तो उन पर पत्थरों का इस्तेमाल होता है, उनसे खनिज निकलते हैं, तो ये सारे संसाधन कैसे हो गए, वो विकसित संसाधन है कि पक्का हो गया कि इनका इस्तेमाल होना ही होना है। और कैसे होगा, वो इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग जो होती है वो उसके स्तर के हिसाब से, लेवल के हिसाब से वर्क करते हैं। अब फिर आता है भंडारण। तो भंडारण क्या है भाई, तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं, तो भंडार में शामिल है। जैसे अब कहीं किसी जगह पर सोना गड़ा हुआ है, तो ये अभी किसी जांच से पता नहीं चला कि वहाँ सोना है, तो उसको क्या कहोगे, वो भंडार ही तो है देश का। जैसे बहुत से हिमालय में हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, इनमें बहुत सारे खनिज दबे हुए हैं। तो अभी तक सबसे अच्छे जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने अपने खनिज पहचान लिए हैं, तो वो उनका संसाधनों का खूब उपयोग करते हैं और विकसित की श्रेणी में चले गए। अब हम लोग अभी खोज रहे हैं, हम लोग की मशीनरी जैसे जैसे आविष्कार होते जा रहे हैं नए, तो वैसे ही वैसे चलता जा रहा है। फिर जैसे उदाहरण के लिए जल है ना, तो गैसों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक हाइड्रोजन ऊर्जा मुख्य स्रोत बन सकता है। ठीक है ना। हाँ, जैसे मॉडर्न में देखिए अभी नई गाड़ियाँ आ चुकी हैं जो एल्युमिनियम और हाइड्रोजन गैस के थ्रू चलती हैं। ये कुछ देशों ने विकास भी कर लिया है इनका और वो चल भी रही हैं डेमो में एक आधी जो है। तो आप ये संभावित भविष्य की जो है क्या है, संसाधन है, लेकिन अभी इनका भरपूर मात्रा में वायुमंडल में सब उपस्थित हैं, तो इनको भंडारण की श्रेणी में रखेंगे। फिर उसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग संचित कोष की, कि संचित कोष क्या होता है। तो संचित कोष में अगर हम लोग चर्चा करें तो यह एक तरीके से संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। ठीक है ना। अब जैसे जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है,
संसाधन है, भंडारण है, अगर तकनीकी अच्छी हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके नए नए चीज़ें बना सकते हैं, उनको बाज़ार में उतारा जा सकता है मार्केट में, तो उससे ढेर सारा क्या होगा, लाभ होगा। तो वो एक तरीके से संचित कोष जैसा प्रयोग किया जा सकता है, उसका मूल्य मिलने लगेगा। ठीक है ना। आइए इनकी भी भाषा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इनका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। देखिए अच्छे से उदाहरण से कितने अच्छे से समझा दिया गया कि जब नदियों में है तो अभी बिजली तो बन रही है, तो आपने खूब सुना होगा ना, पानी से टरबाइनें घुमाई जाती हैं, सब वो तो आप साइंस में पढ़ोगे ही। तो ये चीज़ें अभी भविष्य में और बढ़ाई जा सकती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा किए जा सकते हैं। इसी प्रकार वनों में लकड़ियाँ, तो लकड़ी काटना तो गलत बात है, परंतु अगर एक पेड़ आवश्यकता के हिसाब से मशीनरी में ज़रूरत है तो काट लें, लेकिन 10 उसकी जगह लगा दें तो अच्छी बात है। उसके बाद आगे फिर चर्चा करते हैं हम लोग। अब संसाधनों का विकास की बात करते हैं। ठीक है, संसाधन के विकास पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो संसाधनों का विकास से क्या तात्पर्य है यहाँ पर। तो अब देखिए, संसाधन जिस प्रकार भी मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है। अब इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। ठीक भाई, हम लोग ये कहते अरे भगवान की देन है, अरे प्रकृति की देन है, जंगल काट दिए, लेकिन अगर हम लोग ढेर सारे काट देंगे तो लगाएगा कौन भाई। तो नेचर ने इतने सालों में लगाए, अब आप बहुत कम समय में उनको अंधाधुंध बड़ी जल्दी से काट रहे हो, तो कुछ समस्याएं तो पैदा होंगी। तो अब जैसे कौन कौन सी समस्याएं पैदा हुई। नंबर 1 कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास होने लगा। भाई जंगल कम होने लगे, ज़मीनें देखिए, घर ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में खेती की ज़मीन पर बन रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं तो खेत कम हो रहे हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज 2 हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया। भाई क्या हुआ, कुछ अमीर कंपनियां, जितनी भी, ये पूरे देखो विश्व लेवल की बात हो रही है, तो अब बहुत सारी कंपनियां, इतनी 7 अरब की आबादी है पूरे विश्व की, अब उसमें से अगर अमीर आदमियों को गिना जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1 करोड़ लोग होंगे जिनके पास पूरी संपत्ति होगी। तो अब ये क्या हुआ, इससे अमीर जिनके पास संसाधन है, उन संसाधनों का, धनों का उपयोग कर करके और संसाधन जोड़ लिए, बना लिए, और एक तरीके से मालिक बन बैठे उनके। और जो गरीब था वो उन संसाधनों के लिए ही मेहनत कर रहा है, वो उनके लिए आज तक लेबर बना। तो ऐसे 2 समुदाय बट गए, एक मालिक और एक लेबर, है ना, अमीर और गरीब का। एक जिसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, और एक जो संसाधन के लिए जूझता रहता है और इनके लिए काम करता रहता है। तो ये आप लोग समझ पा रहे होंगे, और चर्चा करते हैं। अब इसके बाद आता है, ये समझ गए होंगे आप संसाधनों का विकास का मतलब। फिर और तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या नुकसान हुआ भाई। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गए, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। अब ये देखिए तीनों शब्दावली क्या हैं, आपको सुनते हो जानते हो, लेकिन हो सकता है शुद्ध हिंदी में आपको दिक्कत हो रही हो। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति, वैश्विक मतलब ग्लोबल, पूरा वर्ल्ड के पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया। ग्लोबल वार्मिंग नाम सुना होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग में पूरे विश्व का तापमान बढ़ गया। ढेर सारे देखिए पेट्रोलियम जला, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, साथ में ऊष्मा भी निकली। अब ऊष्मा निकली तो वो गई कहाँ, वायुमंडल में ही तो गई। तो जिससे क्या हुआ, ढेर सारा तापमान इस वायुमंडल का, अब आज के 200 साल पहले तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम रहता था जिन महीनों में, अब 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहता है। इससे हुआ क्या कि जो हमारे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इनके ऊपर बड़े बड़े जो बर्फ़ के जमाव हैं वो पिघलने लगे, तो उससे समुद्रों का लेवल बढ़ रहा। तो आज की डेट में बहुत सारे जो टापू हैं उनके डूबने का खतरा हो गया। तो ये सारी वैश्विक विश्व के स्तर की समस्याएं हैं, तो ये पैदा हो गई। ओजोन परत का अपक्षय, जिसे हम लोग फ्रिज, कूलर और एसी वगैरह यूज करते हो, कूलर तो नहीं लेकिन फ्रिज और एसी, तो इसमें एक गैस पड़ती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन शॉर्ट में बोला जाता है उसको। तो फ्लोरीन और क्लोरीन के यौगिक होते हैं। तो उनसे क्या हुआ कि वो गैसें जब जाती हैं उड़ के ऊपर, तो यहाँ तो किसी से नहीं क्रिया करती, लेकिन ओजोन से अल्ट्रावायलेट किरण में कर लेती हैं, और वो ओजोन की परत को ऑक्सीजन और दूसरे यौगिकों में बदल देती हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारे वायुमंडल में ओजोन की, अंटार्कटिका में बहुत सारा ये इलाके में पतली हो गई थी लेयर। अब अभी जो लॉकडाउन का जो काम हुआ उसमें क्या हुआ कि प्रदूषण कम होने की वजह से ये परत फिर से थोड़ी सी भर गई है, और उस देश के भी लोगों ने जो है थोड़ा जानकारी जुटाई, उनको जागरूक किया गया, उन्होंने एसी का प्रयोग कम किया, तो उससे अब काफ़ी उस लेयर में सुधार है।
ठीक है ना। और पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण का क्या तात्पर्य हुआ? भूमि निम्नीकरण से तात्पर्य है कि जो उर्वरकता है तो वो धीरे धीरे घटती गई। जैसे अब बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं, पैदावार बढ़ाने के लिए खूब कीटनाशक डाल दिए, कीटनाशक डालने के साथ साथ उसमें हमने खादें डाली। अब फसल किसी चीज़ की है, लोगों को जानकारी का अभाव है, डाल दूसरा दिया, तो क्या हुआ उससे जो छोटे छोटे नेचुरल प्राकृतिक रूप से हमारे खेत में पैदावार होती थी, वो उपज होते थे, पोषक तत्व तो पैदा होते थे, बनते थे, जो बैक्टीरिया बनाते थे, तो वो पेस्टिसाइड से यानी कीटनाशकों से और पीड़कनाशियों से वो ख़त्म हो गए। हर्बिसाइड्स और कीटनाशक, ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उनसे नष्ट हो गए। तो अब प्राकृतिक उपज ख़त्म हो गई। अब हम पूरी तरीके से आर्टिफिशियल रूप से ही निर्भर हो गए कि अगर ये नहीं डालेंगे तो खेत में उपज नहीं होगी उस लेवल की। तो इसे भूमि का निम्नीकरण बोलते हैं, भूमि का नीचा स्तर हो जाना, ठीक है, उसकी उपज घट जाना। अब आगे देखिए कुछ क्रियाकलाप है, आइए इनका क्रियाकलाप भी हम लोग समझते हैं कि क्या है क्रियाकलाप। फिर से आप घर में दोहराइएगा अगर संसाधन हो, नहीं तो जुगाड़ बनाइए कहीं से। कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सोचो, अचानक पता चले कि तेल पेट्रोल मिलना बंद, तो सोचो गाड़ी का क्या होगा, लोग आएंगे जाएंगे, ये सब गाड़ी वाहन क्या होगा। सोचो ज़रा एक बार, आप सोचना, कल्पना करना। दूसरा क्या है, घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों का विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में सर्वेक्षण करें। लोगों से प्रश्न पूछें कि नंबर 1 नंबर है आपका कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं। जैसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप देखते हो संसाधन, तो क्या उनके विचार रहते हैं, इसका आप चर्चा करें लोगों से। अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में, अब जैसे घर से कचरा निकलता है, मोमियाँ ले आए पैकिंग का सामान, और उसका क्या किया, कभी लोग बस फेंक देते हैं बाहर। अब ये खेत में जाएगा, नीचे जाएगा, तो क्या बीज वहाँ का कभी उगेगा? कभी नहीं उगेगा। फिर तीसरा क्या है, अपने परिणामों का समुचित चित्र तैयार करें। अब जो आपको ये नॉलेज या जो लोगों ने दिया, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे आप चित्र बनाएं कि लोगों का क्या फीडबैक रहा, ठीक है, उससे आप ग्राफ बनाइए या जानकारी लीजिए कि क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। ये आपका क्रियाकलाप है, थोड़ा एक्शन है, आप घर में कर सकते हैं इसे आसानी से, इसमें कोई ज़्यादा आपको कुछ संसाधन की ज़रूरत नहीं है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों अथवा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ये बात आपको तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी इतना पढ़ने के बाद। इसलिए हर तरह से जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अब देखिए, खुद सोचिए, मनुष्य ने पृथ्वी पर इस प्रकार कब्जा किया हुआ है, ऐसा लगता है जैसे सिर्फ मनुष्य के लिए ही ये पृथ्वी बनी है। क्या अन्य जानवरों और जीवों का इस पर हक नहीं है? बिल्कुल है। तो इसलिए प्रकृति में जीवन बना रहे तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि संसाधनों का सही बंटवारा और सही उपयोग हो। अगर नहीं तो किसी अचानक प्रलय या विपत्ति से हो सकता है जीवन इस पृथ्वी से नष्ट हो जाए। इसलिए हमें सतत रूप से पोषणीय विकास पर ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगला शेष भाग आपको अगले वीडियो में फिर से कराएंगे।